वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग एसएससी जेई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछ दें या ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन बेंडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज़ टेकन एज। मतलब जब बेंडिंग होगा तो बेंडिंग होने से कंप्रेशन आएगा और इसमें स्ट्रेन जनरेट होगा। तो ऊपर क्या स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये वैल्यू पूछ रहा है कि जब बेंड होगा तो बेंडिंग में कितना स्ट्रेन हम लोग लेते हैं। याद करना पड़े थे, ये वैल्यू था 0.0035। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेन हम लोग लेते थे। कुछ डायग्राम इस तरह का बना था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होगा, वो 0.0035 होगा। ये किस केस में होगा? ये बेंडिंग के केस में होगा। आप इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेंडिंग का केस ना होकर अगर डायरेक्ट कंप्रेशन हो, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। अगर कॉलम का केस होगा, कॉलम के केस में अगर हम लोग इसको कंप्रेस करते हैं तो इसका लेंथ कुछ डिक्रीज होगा और इस सिचुएशन में भी कुछ स्ट्रेन आएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये वैल्यू होगा वो 0.002 होगा। यानी अगर डायरेक्ट कंप्रेशन रहेगा तो कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन इससे ज़्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए। और अगर बेंडिंग रहेगा तो क्वेश्चन में बेंडिंग के ही बारे में पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर होगा वो 0.0035 होगा। चलो, एक नया चीज़ आपको जो सीखने के लिए मिला है इसको भी आप लोग कहीं पे नोट कर लेना। ये जो है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट व्हेन इट इज़ इन डायरेक्ट कंप्रेशन में होगा तो, और जब ये बेंडिंग कंप्रेशन में होगा तो स्ट्रेन इतना डेवलप होता है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट। मगर आप डिफ्लेक्शन अगर कंट्रोल करना चाहते हो, डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना चाहते हो तो इन चारों में से कौन सा रेशियो है जो आपको हेल्प करेगा? देखो, कंक्रीट का सेक्शन जितना बड़ा होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। सेक्शन करने का मतलब इसका डायमेंशन जो है वो जितना ज़्यादा होगा, बी और डी जितना बड़ा होगा डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। ठीक है। और दूसरा चीज़, डिफ्लेक्शन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाकर लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड करता है एल पे, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। डिफ्लेक्शन जो है डेल्टा एल यहाँ से जो हम रिप्रेजेंट करें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और डेल्टा एल जो डिफ्लेक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय क्रॉस सेक्शन एरिया का। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा रहेगा डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। डिफ्लेक्शन करने का मतलब है ये इस तरह से जो डिफ्लेक्ट कर जाता है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा डिफ्लेक्शन कम और लेंथ ज़्यादा डिफ्लेक्शन ज़्यादा। ठीक है। तो उस वही सब चीज़ों से मिलाकर एक रेशियो जो बना था वो था स्पैन टू डेप्थ रेशियो। ठीक है। मतलब अगर आप डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हो तो इसका लेंथ और इसका डेप्थ, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। अगर ये रेशियो नहीं होता है एज पर IS कोड तो इट में पॉसिबल की डिफ्लेक्शन हो सकता है। कैंटिलीवर के केस में ये स्पैन टू डेप्थ रेशियो 7 था। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड के केस में ये 20 था और कंटिन्यूअस के केस में ये 26 था। ऑलरेडी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये स्पैन टू डेप्थ रेशियो है वो क्या कंट्रोल करता है? डिफ्लेक्शन कंट्रोल करता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा, डिफ्लेक्शन करने का मतलब ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। तो स्पैन और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका रेशियो 7 के अंदर, 20 के अंदर, यानी 20 से नीचे और 26 के नीचे रखा जाता है। ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म एज। परमानेंट डायमेंशन चेंज करने का मतलब है कि अगर कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर पे हम लोग कोई कंटिन्यूअस परमानेंट लोड लगा रहे हैं, ये लोड है वो बहुत समय के लिए फिक्स है, ये लोड ऐसे ही लगा रह जाएगा, तो इसमें इस कंक्रीट के इस स्ट्रक्चर में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इसका लेंथ है वो परमानेंटली शॉर्ट हो जाएगा। फिर आप इस लोड को हटाओगे तो रिकवर नहीं हो पाएगा, वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे नहीं जा पाएगा। और इस तरह का जो स्ट्रेन होता है या परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रीप।
ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रीप, तो आप बोलोगे कंक्रीट के ऊपर कांस्टेंट लोड बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो कंक्रीट के लेंथ में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंट डायमेंशन चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। तो अगर हम लोग 100 टेस्ट लेते थे तो 95 टेस्ट पास होना चाहिए था और कितना टेस्ट फेल होना चाहिए था, 5 टेस्ट फेल होना चाहिए था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 5%, मतलब 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होना चाहिए, 95% पास और 5% फेल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स द लोड विच हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड वैसा लोड होता था जो ड्यूरेशन में 95% प्रोबेबिलिटी होता है कि वो उस लोड से ज़्यादा ना आए। ठीक है, 5% होता है कि जितना हम लोग लोड कंसीडर किए हैं उससे भी ज़्यादा लोड आ जाएगा। तो यहाँ पे 95% होगा, वो रिजल्ट होगा। ठीक है, मतलब राइट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ना चाहो तो फिर से पढ़कर इसको आप समझ सकते हो। कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स द लोड विच हैज़ प्रोबेबिलिटी of not being exceed during the life of a structure is equal to 95%। ठीक है, इसके बाद देखना कुछ हम लोग IS 456 का हम कुछ कंडीशन आपको दिखाना चाहते हैं जो आप यहाँ पे देखो और समझो। कह रहा है कि माइल्ड अगर कंडीशन है, ठीक है, माइल्ड अगर कंडीशन है तो आप नॉमिनल कवर 20 से कम नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर कंडीशन मॉडरेट है तो आप 30 से कम कवर नहीं देना, नॉमिनल कवर। ठीक है, नॉमिनल कवर। और अगर सीवियर कंडीशन है तो 45 mm से कम आपको कवर नहीं देना है, और वेरी सीवियर कंडीशन में 50 से कम नहीं देना है, और एक्सट्रीम कंडीशन में 75 से कम नहीं देना है। फुटिंग जो होता है वो सॉइल के कांटेक्ट में होता है, वो सीवियर कंडीशन में आता है, इसलिए हम लोग फुटिंग में कभी भी 50 से कम कवर नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब देखो ये माइल्ड, मॉडरेट और क्या होता क्या है मीनिंग, यहाँ पे थोड़ा अपने फ़ोन को आप रोटेट कर लेना। देखो यहाँ पे इस मीनिंग को समझो, ऑलरेडी आपके नोट्स कॉपी में होना चाहिए। माइल्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन। मतलब आप जो फ्लोर पे अभी बैठे हो, इसके छत के नीचे ये फ्लोर है तो इसमें कोई वेदर का इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया माइल्ड। मॉडरेट होता है कि शेल्टर फ्रॉम सीवियर रेन, मतलब उसके ऊपर पानी आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर रेन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये माइल्ड होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है, पानी आता नहीं है। मॉडरेट में सीवियर वाटर नहीं होता है। सीवियर कंडीशन वैसा होता है कि एक्सपोज टू सीवियर रेन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश अगर कहीं पे आता है तो वो कंडीशन इन्वायरमेंटल कंडीशन सीवियर में आएगा, जहाँ पे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का कंडीशन आता है। ठीक है, फ्रीजिंग एंड थोइंग आता है। ठीक है, और ये कम्प्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, ये सब जो होगा वो सीवियर में आएगा। वेरी सीवियर में आएगा एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, यानी हमेशा कंटिन्यूस उसके ऊपर सी वाटर स्प्रे होते रहता है, तो ये वेरी सीवियर। और एक्सट्रीम होगा कि ये मेंबर इन द टाइडल जोन, मेंबर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लिक्विड और एग्रेसिव केमिकल, अगर डायरेक्ट एग्रेसिव केमिकल के कांटेक्ट में है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। इसका ऑलरेडी आपके नोट्स कॉपी में होना चाहिए। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में लिखा हुआ है कि अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो आप M20 ग्रेड से कंक्रीट से M20 ग्रेड कंक्रीट से कम यूज़ नहीं कर सकते हो, M25, और सीवियर के केस में 30। ठीक है, यही बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि हम लोग जो है वो अगर मान लो कि जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली इमर्ज्ड है सी वाटर में। ठीक है, अगर कम्प्लीटली इमर्ज्ड है सी वाटर में तो हम लोग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ करेंगे, M30 यूज़ करेंगे। ठीक है, और मिनिमम कवर कितना होगा, 45 होगा, और मिनिमम सीमेंट होगा 320, और मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो वो 45। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वो कोई एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे, तो वो वेरी सीवियर में आएगा, और यहाँ पे M35 हम लोग ग्रेड कंक्रीट यूज़ करेंगे। दोनों में अंतर समझ लो, एक होगा कम्प्लीटली इमर्ज इन सी वाटर और एक बोरा एक्सपोज टू सी वेदर स्प्रे, सी वाटर स्प्रे में एक्सपोज्ड होगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एक और कंडीशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो इसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी
कि मिनिमम कवर हम लोग 20, 30, 45, 50 और 75 देते हैं। आप इसको नोट कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद एक कंडीशन ये है, यहाँ पे भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है कि अगर माइल्ड एक्सप्लोजर है तो मिनिमम हम लोग 220 सीमेंट यूज़ करेंगे, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 होगा। और यहाँ पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट का तो बात नहीं बोला है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के केस में। बट हम लोग जनरली आरसीसी में देख रहे हैं तो हम लोग का फोकस पूरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इस सिचुएशन पे रहेगा। तो माइल्ड के केस में हम लोग 300 kg पर मीटर क्यूब मिनिमम सीमेंट यूज़ करेंगे, मॉडरेट के केस में 300 kg, सीवियर के केस में 320 kg, वेरी सीवियर के केस में 340 और एक्सट्रीम के केस में हम लोग 360। दिस इज़ द मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो है। बहुत सारा स्टूडेंट पूछता है कि सर वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग कितना रखें, तो देखो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो आपको मिल गया है। जनरली जो आप घर बनाओगे वो माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन में आएगा। आपका जो बिहार में घर बनेगा वो माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन में होगा, तो ये 0.5 0.55 के बीच में हो जाएगा, तो इट वुड बी ओके, ठीक है। और मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पे दिया हुआ है M20 से लेकर M40 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। माइल्ड के केस में M20, मॉडरेट के केस में M25, उसके बाद सीवियर के केस में M30 और वेरी सीवियर के केस में M35। तो अगर कोई स्ट्रक्चर है वो सी वेदर के स्प्रे में है तो M30 यूज़ करेंगे। अगर वो सी वाटर के कांटेक्ट में है या इमर्ज्ड है तो M30 यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब रेनफोर्स्ड कंक्रीट विच इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर। यानी माइल्ड के केस में मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 30, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे मिनिमम सीमेंट कंटेंट। तो माइल्ड के केस में देखो यहाँ पे माइल्ड के केस में प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर, माइल्ड के केस में हम लोग 300 kg यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, द रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर, ठीक है, टोटली इमर्ज इन सी वाटर, द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय कोड इज। जब ये पूरा का पूरा टोटली इमर्ज्ड हो जाता है तो हम लोग 45 mm टोटल कवर प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे याद होगा, यहाँ पे टोटली इमर्ज्ड जो होगा, टोटली इमर्ज्ड होगा वो क्या किस में आएगा, तो सीवियर के कंडीशन में आएगा बाबू, सीवियर में आएगा टोटली इमर्ज। और अगर स्प्रे हो रहा है तो वेरी सीवियर, तो 45 mm हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 45 mm कवर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि द रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें 45 देंगे। तो एडिशनल कवर कितना देना होगा, तो 20 हम लोग माइल्ड में देते हैं और 25 आपको एडिशनल देना होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25। देखो एडिशनल कवर पूछ रहा है, एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय कोड। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कॉन्क्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट लेस देन। तो मॉडरेट के कंडीशन में हम लोग कितना, माइल्ड में 20 होता था, मॉडरेट में यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये लास्ट था क्वेश्चन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।